हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियाँ, जो आपकी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का चौथा और लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। ठीक है ना। तो यानी एक्चुअली हमने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को वैसे तो पूरा स्टडी कर लिया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको आ गया, तो यानी इट मीन्स आपकी पूरी प्रोसेस, सारी की सारी प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में भी प्लांट्स के अंदर कुछ स्पेशल मेथड बच जाते हैं रिप्रोडक्शन के, है ना। तो वो स्पेशल मेथड कौन से हैं, उनको स्पेशल मेथड क्यों कहते हैं, उनके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपका चैप्टर है स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। सबसे पहली चीज़ हम उन्हें विशिष्ट विधियाँ क्यों कहते हैं, स्पेसिफिक मेथड क्यों कह रहे हैं। तो देखें यहाँ पर, व्हेन द न्यू प्लांट्स आर डेवलप फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन, कि जनरली सामान्यतः अगर हम बात करें लैंगिक प्रजनन की, तो लैंगिक प्रजनन के अंदर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जब किसी नए पादप का निर्माण निषेचन की अनुपस्थिति में हो, है ना, जब किसी नए पादप का निर्माण निषेचन की अनुपस्थिति में हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पेशल मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन है जो ध्यान में रखना है। उसके बाद में इन विधियों में किन किन को सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए एपोमिक्सिस हो गया, एगेमोस्पर्मी हो गया, माइक्रो प्रोपगेशन हो गया और वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। ये चार विधियां इसके अंतर्गत आती हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहेंगे। तो देखें, एपोमिक्सिस की बात करें, एपोमिक्सिस का मतलब होता है असंगजनन, है ना। एगेमोस्पर्मी जिसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता। तीसरा जाता है आपका माइक्रो प्रोपगेशन, जिसे हम कहेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन। और अंतिम आ जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। तो कितनी विधियां हो गई आपके पास में, चार विधियां हो गई हैं, जहां हम विदाउट फर्टिलाइजेशन नए प्लांट को क्या करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं। तो सबसे पहले मेथड को हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है आपका एपोमिक्सिस या असंगजनन। ठीक है ना। अब देखिए, असंगजनन या एपोमिक्सिस, इस शब्द से निकालो तो आंसर निकल जाएगा इसका। एपो का मतलब यहां पर आप कह सकते हैं विदाउट, यानी अनुपस्थिति में, आप एब्सेंट कह सकते हैं। और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स होना। किसका मिक्स होना, युग्मकों का। युग्मकों का मिक्स होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो सीधी सी हम यहां पर बात करें कि असंगजनन है तो निषेचन की क्या होने वाली है, अनुपस्थिति होने वाली है। एक पॉइंट। दूसरा कि यहां पर एपोमिक्सिस को दो अलग अलग साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। आरबीएससी के अंदर दो अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा असंगजनन के विभिन्न प्रकारों को समझाया गया है। कौन कौन से, एक है आपके हैंस विंकलर और दूसरे हैं पंचानन माहेश्वरी, है ना, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं आपके प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो हम दोनों की अलग अलग बात कर ले। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, हैंस विंकलर की। तो देखें कि सबसे पहले हैंस विंकलर ने 1908 में एपोमिक्सिस को डिफाइन किया और उन्होंने बताया कि जब किसी पादप में लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन किसी ऐसी विधि द्वारा हो जिसमें निषेचन की अनुपस्थिति में, निषेचन की अनुपस्थिति में भ्रूण का निर्माण हो,
है ना, या फिर नए पादप का निर्माण हो, आप इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। यानी जब किसी पादप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी नए मेथड से, किसी एक ऐसी नई विधि के द्वारा जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एब्सेंट है, फिर भी एम्ब्रियो बन रहा है, नया प्लांट बन रहा है, तो आप उस मेथड को क्या कहेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। अब देखिए एपोमिक्सिस के प्रकार कितने हैं। तो मैंने आपको अभी बताया ना कि यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे या इसके जो प्रकार पढ़ेंगे वो दो अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एक हैंस विंकलर के अकॉर्डिंग और दूसरा हम स्टडी करेंगे पंचानन माहेश्वरी के अनुसार। जो हैंस विंकलर के अनुसार था उसमें देखें दो प्रकार हैं, एक है स्पोरोफिटिक और दूसरा है आपका गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब आप जानते हैं बीजाणुद्भिद प्रकार। कौन सा प्रकार है? बीजाणुद्भिद प्रकार। और गैमेटोफिटिक को आप कहेंगे युग्मकोद्भिद प्रकार। अब अगर मैं इनको एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं या याद रखना चाहूं तो कैसे याद रखूंगा, कैसे डिफाइन करूंगा? तो देखिए ये पूरी की पूरी परिभाषा को आपको यहां पर ले लेना है, उसमें ऐड क्या कर लेना है? बीजाणुद्भिद ऐड कर लेना है। यानी जब किसी पादप के बीजाणुद्भिद के द्वारा या बीजाणुद्भिद की किसी भी द्विगुणित कोशिका के द्वारा बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद असंगजनन कह देंगे। जब किसी पादप में युग्मकोद्भिद द्वारा बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण हो जाए तो उसे हम युग्मकोद्भिद असंगजनन कह देंगे। तो सिंपल सी चीज है, आपको खाली ये वर्ड ऐड करना है इस डेफिनेशन में और आपको मिल जाएगा स्पोरोफिटिक जो एपोमिक्सिस है उसकी डेफिनेशन। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज तो आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या कि स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के अंदर हमेशा स्पोरोफाइट पार्टिसिपेट करेगा, बीजाणुद्भिद। और जो बीजाणुद्भिद है आपको पता है बीजाणुद्भिद पीढ़ी या स्पोरोफिटिक पीढ़ी का कोई भी एलिमेंट या कोई भी सेल लेंगे आप तो वो हमेशा कैसी मिलेगी? आपको डिप्लॉयड मिलने वाली है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। और अगर हम गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद की बात करें तो युग्मकोद्भिद की कोई भी कोशिका अगर आप लेंगे, कोई भी कोशिका, तो वो हमेशा कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। इट मीन्स सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो भ्रूण बनने वाले हैं वो इसके अंदर हमेशा द्विगुणित बनेगा और इसमें हमेशा कैसा बनेगा? अगुणित बनेगा। ठीक है, बाद में हो सकता है अगुणित जो है वो आपके माइटोसिस के मॉडिफिकेशन के थ्रू फिर डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन इनिशियली स्टार्टअप कहाँ से होगा? तो एक हैप्लॉइड सेल से स्टार्टअप होने वाला है, इसमें किसी एक डिप्लॉइड सेल से स्टार्टअप होने वाला है। अब ये पॉइंट ध्यान में रखें आप कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, नए प्लांट का फॉर्मेशन, अगर ऐसा कहीं प्रोसेस होता है ना तो उसमें कभी भी मेल गैमेटोफाइट पार्टिसिपेट नहीं करता है। मेल स्पोरोफाइटिक पार्ट या मेल गैमेटोफिटिक पार्ट जो है वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ पर बनना किससे है? फीमेल से ही बनना है। तो यानी बीजाणुद्भिद के अंदर देखें अगर हम बात करें तो ओव्यूल जो आपका बीजांड है वो ले लिया हमने, और बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका से निषेचन की अनुपस्थिति में भ्रूण का निर्माण हो जाना। अब द्विगुणित कोशिकाएं कौन सी होती? तो यहां पर मेनली आप कह सकते हैं, दो एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि एक तो हो गया साहब आपका बीजांड काय, न्यूसेलस, है ना, जिसमें पेरेन्काइमेटस सेल मृदुत की कोशिकाएं होती हैं, वो डिप्लॉइड होता है ना। दूसरा आप यहां पर कह सकते हैं जो अध्यावरण है आपके, इन अध्यावरण की जो कोशिका हैं वो भी कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। तो आप यहां पर बता सकते हैं कि बीजांड काय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से निषेचन की अनुपस्थिति में, बीजांड काय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से निषेचन की अनुपस्थिति में अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसे आप क्या कहेंगे? स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। समझ में आई बात? सिंपल सा था। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर गैमेटोफिटिक
एपोमिक्सिस, ये युग्मकोद्भिद असंग जनन की। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा कि यहां पर स्पोरोफाइट पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पर कौन, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट की फॉर्म में आप जानते हैं कि प्लांट के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो हम एम्ब्रियो सैक को कहते हैं। और एम्ब्रियो सेक के अंदर आपको 7 सेल्स यानी 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक मिलते हैं। 7 कोशिकाएं, 3 एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, बीच में एक सेंट्रल सेल केंद्रीय कोशिका कह सकते हैं, और बीजांड द्वारी छोर की ओर आपको 3 कोशिकाओं का समूह मिलता है जिसको हम अंड उपकरण कहते हैं, है ना, अंड उपकरण कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका के द्वारा निषेचन की अनुपस्थिति में अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे आप क्या कहेंगे, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। यहां पर फर्दर गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। वो 2 टाइप कौन से हैं, एक है पार्थेनोजेनेसिस, इसे हम कहते हैं अनिषेक जनन। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। तो शब्द में ही आपका आंसर मिल रहा होगा, अ यानी अनुपस्थित, निषेक यानी निषेचन, और जनन का मतलब नए पादप का या भ्रूण का निर्माण यानी बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना। और जो एपोगेमी है, एपोगेमी को हम यहां पर कहेंगे अपयुग्मन। क्या कहते हैं इसको, अपयुग्मन कहते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है आपका अनिषेक जनन और अपयुग्मन। अब इनमें आपको एक एक लाइन ध्यान में रखनी है कि हम बात क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो सेक की किसी एक अगुणित कोशिका से, भ्रूण कोश की किसी एक अगुणित कोशिका से यदि निषेचन की अनुपस्थिति में भ्रूण का निर्माण होता है तो वो है आपका गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। अब 2 तरह की कैटेगरी आप यहां पर बना रहे हैं। अगर एग सेल से हो तो वो पार्थेनोजेनेसिस, और एक सेल के अलावा उसके अतिरिक्त किसी भी अन्य कोशिका से हो, चाहे वो एंटीपोडल सेल हो, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और चाहे वो सिनर्जिड हो, तो मैं यहां पर कहूं कि यदि अगुणित अंड कोशिका से, यदि अगुणित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण निषेचन की अनुपस्थिति में होता है, निषेचन की अनुपस्थिति में होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। और अंड कोशिका हमने यहां पर ले ली, तो आप सोचिए कि अब अंड कोशिका के अतिरिक्त कौन सी किस्में आ जाएंगी, अपयुग्मन में। तो अपयुग्मन में आप क्या बताएंगे, अंड कोशिका के अतिरिक्त, अंड कोशिका के अतिरिक्त। अब अतिरिक्त में कौन कौन सी आ गई, तो सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाएं होगी, प्रतिमुखी कोशिकाएं होगी। इनसे यदि निषेचन की अनुपस्थिति में अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो यह क्या कहलाएगा, एपोगेमी कहलाएगा। तो ये थी बात आपकी सिंपल सी किसके बारे में, एपोमिक्सिस के बारे में। लेकिन हमने कौन सा स्टडी किया है, जो हैंस विंकलर है उसका क्लासिफिकेशन या उसके अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस को स्टडी किया है। अब हम बात करेंगे यहां पर प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस का जो क्लासिफिकेशन है वो पंचानन माहेश्वरी के अनुसार कैसा है। दोनों क्लासिफिकेशन दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, हैंस विंकलर का भी दे रखा है और पंचानन माहेश्वरी का भी दे रखा है, और दोनों सिमिलर से कंसेप्ट हैं। अगर आपको हैंस विंकलर वाला कंसेप्ट पता है तो आपको ये इजी वे में समझ में आ जाएगा। यानी वहाँ पर आपके 2 तरह के एपोमिक्सिस थे, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, है ना। तो उन्हीं को आपको दिमाग में रखते हुए इस चीज़ को स्टडी करना है। देखें, बात कर लेते हैं यहाँ पर एपोमिक्सिस की। तो पंचानन माहेश्वरी के अनुसार, है ना, पंचानन माहेश्वरी ने एपोमिक्सिस को जो रिप्रेजेंट किया था वो 1950 के अंदर रिप्रेजेंट किया था, 1950 में प्रदर्शित किया था। और उनके अनुसार मुख्यतः एपोमिक्सिस 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉन रिकरेंट, जिसे हम कहते हैं अनावर्ती, कौन सा, अनावर्ती असंग जनन। और दूसरा होता है रिकरेंट, जिसे हम कहते हैं पुनरावर्ती
असंग जनन। मुख्यतः पंचानन माहेश्वरी के अनुसार ये दो प्रकार हैं मेनली, लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर ये 4 टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं। कौन कौन से? तो देखें, पहला आपका पहला और दूसरा तो यही है, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट, है ना, जिसको आप अनावर्ती और पुनरावर्ती कह रहे हैं। तीसरा एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, जिसे हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता। और लास्ट आ जाता है आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस या कायिक असंग जनन, आप इसको कह सकते हैं। कौन सा असंग जनन है? कायिक असंग जनन। ठीक है ना। तो कितने प्रकार हो गए आपके? 4 प्रकार, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट, एडवेंटेटिव और वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। सबसे पहले हम बात करें यहां पर, तो ये रहा आपका सबसे पहला टाइप आ जाता है नॉन रिकरेंट टाइप, है ना, जैसे हम कहते हैं यहां पर अनावर्ती असंग जनन। अब अनावर्ती असंग जनन में आपको जो कंसेप्ट ध्यान में रखना है वो क्या है? कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपको मिलेगा हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक। हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक। और इस हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक से अगर हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे आप क्या कहेंगे? नॉन रिकरेंट। तो नॉन रिकरेंट के अंदर सबसे पहली चीज आपको जो मेन पॉइंट, क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन होने वाला है, कुछ ही देर में आप जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें क्या इसमें क्या। तो मैं जो आपको फंडे बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखने हैं। नॉन रिकरेंट में आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, यहां पर जो एम्ब्रियोसेक है वो कैसा होने वाला है? हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक। और अगर एम्ब्रियोसेक हैप्लॉइड है यानी भ्रूण कोश अगुणित है, मादा युग्मकोद अगुणित है, तो उसकी सारी कोशिकाएं अगुणित, और उनसे बनने वाला भ्रूण भी होगा तो वो कैसा होगा? अगुणित होगा। इतनी सी बात ध्यान में रखें। अब इसी के आधार पर हम बात करें तो यहाँ इस नॉन रिकरेंट को हमने 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पुराने वाले क्लासिफिकेशन में। कौन कौन से 2 टाइप हैं? एक है आपका हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, इसे हम कहते हैं अगुणित अनिषेक जनन। क्या कहेंगे इसे? अगुणित अनिषेक जनन। और दूसरा इसे हैप्लॉइड एपोगैमी, जिसे हम कहेंगे अगुणित अपयुग्मन। ठीक है ना। तो इनके जो आप नाम भी हैं हिंदी में वो लिख सकते हैं। अब पार्थेनोजेनेसिस में हमने पहले भी कहा था कि अगर अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाए तो वो पार्थेनोजेनेसिस हो गया, और अगर अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो गया तो वो अपयुग्मन। तो सेम डेफिनेशन है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो कौन सा था यहाँ पर? हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहा हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक हो गया आपका। इधर भी आपका ये रहा हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक। ठीक है। अब इस हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक की हैप्लॉइड एग सेल, और यहां पर मैं कहूं तो विदाउट एग सेल तो एंटीपोडल और सिनर्जिड 2 ही तो बची। तो ये हैप्लॉइड आपकी कौन सी? प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल कह सकते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, या अगुणित आपकी सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड आप कह सकते हो। तो सिंपल सी बात है, ये रहा आपका अगुणित भ्रूण कोश, दोनों तरफ मैंने बना दिया है अगुणित भ्रूण कोश। ठीक है ना। और इस अगुणित भ्रूण कोश से अगर अगुणित अंड का निर्माण होता है, किसका निर्माण हो? अगुणित अंड का निर्माण हो, है ना। और इस अगुणित अंड के द्वारा एक अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए बिना निषेचन के, अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए बिना निषेचन के, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अगुणित अनिषेक जनन कहलाएगी। दूसरा समझे, हैप्लॉइड एपोगैमी के अंदर अगर
अगर आपकी अगुणित प्रतिमुखी कोशिकाएं या अगुणित सहायक कोशिकाएं हैं, उनसे किसका निर्माण हो जाए, अगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो ये कौन सी कहलाएगी, आपकी हैप्लॉइड एपोगेमी कहला जाएगी, है ना, अगुणित अपयुग्मन आप इसको कह देंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपने गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में पढ़ा ना, अकॉर्डिंग टू हेंस विंकलर के अनुसार आपने जो युग्मकोद्भिद असंगजनन में पढ़ा, वो का वो कंसेप्ट आपको किस में अप्लाई करना है, नॉन रिकरेंट के अंदर अप्लाई करना है। तो सिंपल सा याद हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाती है बात रिकरेंट की। तो यहां पर रिकरेंट को क्या कहा गया है, रिकरेंट को कहा गया है गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। हालांकि अगर बात करें तो नॉन रिकरेंट भी कैसा है, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस ही है, लेकिन इसके और उसके गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में एक ही फर्क है, यहां पर हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक है, जबकि आपको यहां पर कैसा मिलने वाला है, यहां पर एम्ब्रियोसेक जो है वो डिप्लॉइड मिलने वाला है। और मैंने आपको कहा था ना, यही स्पेशल बात है, इतना सा फर्क आपको ध्यान में रखना है इस पॉइंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखें, फर्दर रिकरेंट को दो कैटेगरी में यहां पर क्लासिफाइड किया हुआ है, एक है जनरेटिव एपोस्पोरी और दूसरा है सोमेटिक एपोस्पोरी। एपोस्पोरी यहां पर भी आया था, सॉरी यहां पर एपोगेमी था, वहां पर एपोस्पोरी। एपोस्पोरी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कुछ अपबीजाणुता आप उसको कह सकते हैं हिंदी में। अपबीजाणुता किसको रिप्रेजेंट करती है, तो जैसे अपयुग्मन था उसी प्रकार का वहां पर अपबीजाणुता है। थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। हुआ क्या, देखें, सबसे पहले समझना, बिल्कुल शांति से समझना और सुनना। हम बात कर रहे हैं किसकी, जनरेटिव एपोस्पोरी, जनन अपबीजाणुता। अब देखिए, जननिक अपबीजाणुता में क्या होता है, तो आप सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस की बात समझिए कि ओव्यूल के डेवलपमेंट के टाइम पर, यानी जब ओव्यूल का विकास होता है, बीजांड का विकास होता है, तो बीजांड के विकास के दौरान प्रारंभ में बीजांड भी एक अविभेदित कोशिकाओं का समूह होता है, और उसके अंदर जो एक स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने एंथर के डेवलपमेंट में भी स्टडी किया था, वैसा का वैसा सेम, उसको हम क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल, प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका याद है ना आपको, एंथर के डेवलपमेंट में मैंने ये चीज आपको बताई हुई है। तो उसी तरीके का डेवलपमेंट ओव्यूल का चलता है, और उसमें भी एक आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन। आर्कीस्पोरियल सेल में एक विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है, एक होती है पैराइटल सेल और दूसरी होती है स्पोरोजिनस सेल बनती है। पैराइटल सेल से क्या बनता है, पैराइटल सेल से पूरे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसकी भित्तियों का निर्माण होता है, इंटेगुमेंट का निर्माण होता है, न्यूक्लियस का निर्माण होता है। और जो स्पोरोजिनस सेल है उससे फर्दर किसका, जो आपके मेगास्पोर हैं उसका फॉर्मेशन। ये स्पोरोजिनस सेल किस में पार्टिसिपेट करेगी, आपका जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगी, हैं, तो वो एमएमसी का निर्माण करेगी। एमएमसी में मियोसिस होगा और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनेंगे। उसमें से एक गुरु बीजाणु जो है वो सक्रिय, बाकी 3 आभासित होते हैं। सक्रिय से भ्रूण कोश का क्या हो जाता है, निर्माण। तो ये एक पैटर्न आपको याद है ना, इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए आप। देखें कि आपके पास में एक द्विगुणित प्रपशु कोशिका है, आर्कीस्पोरियल सेल, लेकिन उस आर्कीस्पोरियल सेल से बिना अर्धसूत्री विभाजन के यहाँ पर मियोसिस प्रेजेंट नहीं होगा। तो ध्यान में रखें कि आर्कीस्पोरियल सेल या प्रपशु कोशिका से मियोसिस की अनुपस्थिति में एम्ब्रियोसेक बनेगा, तो वो एम्ब्रियोसेक कैसा होगा, डिप्लॉइड एम्ब्रियोसेक। यानी डिप्लॉइड एम्ब्रियोसेक का मतलब उसकी जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होंगी, उसका जो केंद्रीय कोशिका है वो द्विगुणित होगी, उसकी जो अंड कोशिका है वो द्विगुणित होगी, और उसकी जो सहायक कोशिकाएं वो द्विगुणित होगी। अब अगर उसकी द्विगुणित एम्ब्रियोसेक की किसी भी कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसे आप क्या कह देंगे, जनरेटिव एपोस्पोरी। तो कंसेप्ट आपका क्या है, एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट का है कि एम्ब्रियोसेक कैसे डेवलप हो रहा है, आर्कीस्पोरियल सेल से, यानी प्रपशु कोशिकाओं से बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित भ्रूण कोश का क्या होना, निर्माण होना। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, जनरेटिव एपोस्पोरी कहलाता है। अगर बात करें सोमेटिक एपोस्पोरी की, तो सोमेटिक एपोस्पोरी में आपको क्या ध्यान में रखना है
कंसेप्ट एम्ब्रियो सेक कैसे डेवलप हो रहा है, यहां पर मेन पॉइंट वो है। तो देखिए एम्ब्रियो सेक कैसे डेवलप हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। तो यहां पर तो आर्की स्पोरियल सेल से बना रहे थे, यहां पर बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका, चाहे वो न्यूसेलस हो यानी बीजांड काय हो और चाहे वो अध्यावरण हो, है ना, बीजांड काय या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से अगर द्विगुणित एम्ब्रियो सेक का निर्माण हो जाता है, द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है और इस द्विगुणित भ्रूणकोश से सीधे एक द्विगुणित एम्ब्रियो का अगर निर्माण हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, सोमेटिक एपोस्पोरी कहेंगे। तो इसमें और उसमें नॉन रिकरेंट और रिकरेंट में क्या परिवर्तन आया भाई, यहां पर मैंने क्या कहा था, मेन कंसेप्ट क्या था, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक है, वहां पर एम्ब्रियो सेक कैसा है, डिप्लॉइड है। ठीक है, तो इसमें आपको इन दोनों टाइप में एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट की बात करनी है, क्योंकि बाकी का जो एंड कंसेप्ट है वो तो सेम है कि इसमें भी द्विगुणित एम्ब्रियो सेक की किसी भी कोशिका से, इसमें भी द्विगुणित एम्ब्रियो सेक की किसी भी कोशिका से भ्रूण का क्या होना है, निर्माण होना है। नेक्स्ट बात करें एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी यानी अपस्थानिक भ्रूणता। और अपस्थानिक भ्रूणता तो सिंपल सी है आपकी, क्या है कि अगर बीजांड की न्यूसेलस यानी बीजांड का है ना, और अध्यावरण इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण, दोनों कोशिकाएं कैसी होती हैं भाई, डिप्लॉइड होती हैं। अगर इन द्विगुणित कोशिकाओं से बिना निषेचन के सीधे भ्रूण का निर्माण हो जाता है ना, डिप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, अपस्थानिक भ्रूणता। अब बोले सर इसमें और इसमें क्या परिवर्तन है, या इसमें कैसे डिफरेंस करेंगे, तो बेटा ध्यान से सुनना और समझना, यहां पर न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो सेक बन रहा था और फिर एम्ब्रियो सेक की किसी कोशिका से किसका निर्माण हो रहा था, एम्ब्रियो का, जबकि यहां पर न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट है, उसकी किसी द्विगुणित कोशिका से सीधे किसका निर्माण होने वाला है, भ्रूण का निर्माण होने वाला है। एम्ब्रियो सेक नहीं बन रहा है, सीधा इन द्विगुणित कोशिकाओं से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, इसे हम कहेंगे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एट लास्ट आ जाता है आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। पादपों में पुष्प के निर्माण के स्थान पर अगर प्रवर्ध का निर्माण हो जाए या फिर पत्र कलिका या बुलबिल का निर्माण हो जाए, है ना, और इस बुलबिल से या प्रवर्ध से सीधे भ्रूण का या फिर कह सकते हो नए पादप का निर्माण हो जाए, नया पादप बन जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहेंगे। सिंपल सा एक लाइन का कंसेप्ट है। एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है आपको, तो प्याज और अगेव मेनली जो है लिलिएसी फैमिली के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती, तो प्याज लिलिएसी फैमिली के अंदर आ जाता है और अगेव आपका जो है बुलबिल का एक फंडामेंटली एग्जाम्पल है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये थी बात किसके बारे में, अकॉर्डिंग टू पंचानन माहेश्वरी जो आपका एपोमिक्सिस है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, देखें इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, कि एपोमिक्सिस के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो इंपॉर्टेंस किसके बेस पर होंगे, उस प्रोसेस के बेस पर होंगे। तो देखें हमको पता है कि एपोमिक्सिस के अंदर मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है ना। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर पहला इंपॉर्टेंस ये ध्यान में रखना है कि इनमें गुणसूत्रों का पृथक्करण, अगर मियोसिस नहीं होता तो गुणसूत्रों का जो पृथक्करण है और पुनर्योजन है, इस प्रकार की प्रोसेस यहां पर नहीं होती। तो बनने वाली जितनी भी संततियां या जितने भी संतति पादप हैं वो किसके समान होंगे, वो बिल्कुल और बिल्कुल अपने जनक पादप के या मात्र पादप के समान होंगे। तो दूसरा आप बता सकते हैं, जनक पादप के समान आपको क्या प्राप्त होती हैं, संतति प्राप्त होती है। तीसरा, अगर क्लोन उत्पादन करना है, क्लोनीय संतति उत्पादन करनी है
है ना, क्लोनीय संतति उत्पादन करना है तो उसके अंदर भी किसकी सहायता ली जाती है, एपोमिक्सिस की। चौथा पॉइंट कि जब हमें किसी पादप में किसी एक वांछित लक्षण को लंबे समय तक संरक्षित रखना है तो हम एपोमिक्सिस करवाते हैं। क्यों, मियोसिस नहीं होता। अगर मियोसिस होगा तो रिकॉम्बिनेशन जैसी प्रक्रियाएं होंगी, पुनर्योजन जैसी प्रक्रियाएं होंगी और उसके कारण वेरिएशन डेवलप होगी। तो यहां पर वेरिएशन डेवलप नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संकर बीजों के उत्पादन में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है, संकर बीज जो बनते हैं उसके उत्पादन में असंग जनन का ही उपयोग किया जाता है इसी के द्वारा। और आप कह सकते हैं कि किसी लक्षण को, किसी वांछित लक्षण को कई पीढ़ियों तक संरक्षित रखा जा सकता है। किसके द्वारा, असंग जनन के मेथड के द्वारा। तो ये कुछ 4-5 आपको इसके इंपॉर्टेंस ध्यान में रखने हैं। अब इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक, एक डेफिनेशन मात्र है, तो मैं इसको यहां पर बता देता हूं कि आपका जो दूसरा मेथड था वो है आपका एगेमोस्पर्मी, जिसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता। क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। और अनिषेक बीजता का अगर सिंपल सा मीन निकालें तो अ वर्ड रिप्रेजेंट करता है अनुपस्थित को, निषेक वर्ड रिप्रेजेंट करता है निषेचन को, और बीजता वर्ड रिप्रेजेंट करता है बीज का निर्माण। तो सिंपल सा आपका क्या हो गया कंसेप्ट, निषेचन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण होना। ठीक है ना। अब देखें कि एक सामान्य भ्रूणकोश ले लीजिए या सामान्य बीजांड ले लीजिए। एक सामान्य बीजांड के अध्यावरण या बीजांड काय, अध्यावरण या बीजांड काय की कोई द्विगुणित कोशिका, या फिर आप कह सकते हैं असामान्य भ्रूणकोश, असामान्य भ्रूणकोश कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है ना। तो उसकी किसी कोशिका के द्वारा अगर सीधे भ्रूण का निर्माण हो जाए या फिर आप कहें कि बीज का निर्माण हो जाए तो उस कंडीशन में आप उसे कहेंगे अनिषेक बीजता। तो सीधा सीधा आपको कुछ डेफिनेशन में कुछ पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा है, लग रहा है ना कि हमने पहले भी स्टडी किया कि बीजांड के अध्यावरण या बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। तो जो अपस्थानिक भ्रूणता है वो किसका, एक प्रकार से अनिषेक बीजता का ही प्रकार है। तो ध्यान में रखें, आपको अपस्थानिक भ्रूणता जो है वो पूछ ले कभी, तो ये भी किसके अंदर, आपकी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है ना। तो ये आपके दो कंसेप्ट थे, एक आपका इंपॉर्टेंस जो है एपोमिक्सिस का वो याद रखना है, और दूसरा आपको एगेमोस्पर्मी के बारे में ध्यान में रखना है।